नमस्कार दोस्तों, हम भूगोल विषय से संबंधित टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विस्तार से व्याख्या को देख रहे हैं। उसी रूप में हमने कुछ टॉपिक की है जो चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय संरचना एवं संगठन, पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया है और आज हम पार्ट सेकेंड देखेंगे, जिसमें वायुमंडलीय संरचना एवं संगठन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट और वायुमंडलीय संरचना एवं संगठन इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे तथ्यों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल का विभाजन विभिन्न परतों में किस आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए ऊंचाई के आधार पर, ऑप्शन बी वायुदाब के आधार पर, ऑप्शन सी विभिन्न गैसों के आधार पर, ऑप्शन डी तापमान के आधार पर। तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन डी, तापमान के आधार पर। तो वायुमंडल का विभाजन विभिन्न परतों में तापमान के आधार पर किया गया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। वायुमंडल में तापमान के ऊर्ध्वाधर यानी ऊंचाई में वितरण के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट शोभ मंडल, सेकंड समताप मंडल, थर्ड मध्य मंडल, फोर्थ आयन मंडल और फिफ्थ बहिर्मंडल। वायुमंडल का 97% ऐसा भाग है जो धरातल से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, और मौसमी घटनाओं के अनुसार देखें तो 50% ऐसा भाग है जो धरातल से 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों या मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। अब इससे जुड़े हुए तथ्य देख लेते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सममंडल और नंबर 2 विषम मंडल। अब देखते हैं सममंडल, जिसे होमोस्फीयर कहते हैं। सममंडल का विस्तार पृथ्वी तल या धरातल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वाला भाग है। सममंडल में मुख्य रूप से सौमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल वाला भाग शामिल होता है। सममंडल में गैसें स्थिर रहती है तथा गैसों के घनत्व में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं रहता। ये रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल का पहला भाग था, जो सममंडल के रूप में जाना जाता है, जो धरातल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसमें सौमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल वाला भाग शामिल है। दूसरा भाग है विषम मंडल। विषम मंडल धरातल के 90 किलोमीटर के ऊपर वाला भाग विषम मंडल में आता है। तो धरातल से 90 किलोमीटर वाला भाग सममंडल का था और 90 किलोमीटर से ऊपर वाला भाग विषम मंडल के रूप में आता है। तो विषम मंडल में आयन मंडल और बहिर्मंडल वाला भाग शामिल होता है। विषम मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है। विषम मंडल में गैसें परतों के रूप में विद्यमान रहती है। गैसीय परतें जैसे आणविक नाइट्रोजन परत है जो 90 से लेकर 200 किलोमीटर पर विद्यमान है। आणविक ऑक्सीजन परत है जो 200 से 1100 किलोमीटर पर विद्यमान है। आणविक हीलियम परत है जो 1100 से 3500 किलोमीटर तक विद्यमान है। आणविक हाइड्रोजन परत है जो 3500 से ऊपर वाले भाग में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, विकिरण संचालन एवं सहवन क्रियाएं किस मंडल में होती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी परिवर्तन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका आंसर है ऑप्शन सी परिवर्तन मंडल। तो विकिरण संचालन एवं सहवन क्रियाएं मुख्य रूप से परिवर्तन मंडल यानी शोभ मंडल में घटित होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में तापमान प्रतिलोमन या तापीय विलोमता पाई जाती है? ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शोभ मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल के किस परत में तापीय प्रतिलोमनता या विलोमता पाई जाती है? तो तापीय प्रतिलोमनता या तापीय विलोमता क्या होती है? तो सामान्य रूप से हम शोभ मंडल में धरातल से वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, और ये तापमान
कम होने की दर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की होती है। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है, वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, पर कभी कभी किसी स्थान या परिस्थितियों के कारण तापमान में कमी आने की बजाय तापमान बढ़ने लग जाता है, तो उसे हम तापीय प्रतिलोमन या तापीय विलोमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी शीत ऋतु, ऑप्शन डी सभी ऋतुओं में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले सौरमंडल, तो सौरमंडल की बात करते हैं। ट्रोपोज ग्रीस भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मिश्रण या विक्षोभ। जो सौरमंडल है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जो ट्रोपोज ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मिश्रण या विक्षोभ। सौरमंडल को विक्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, सहवन मंडल भी कहते हैं। इस सौरमंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती है। अब सौरमंडल की ऊंचाई देख लेते हैं। तो सौरमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अब औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, लेकिन इसकी ऊंचाई में परिवर्तन है। जैसे औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और वहाँ पर 13 किलोमीटर पर तापमान -57 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जैसा कि हमने देखा सौरमंडल में क्या होता है, सौरमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है और ये तापमान कम होकर कितना हो जाता है, औसत 13 किलोमीटर पर -57 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग पर सौरमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर पर होती है और वहाँ पर यानी भूमध्य रेखा पर जब 18 किलोमीटर सौरमंडल की ऊंचाई होती है तो वहाँ पर तापमान हो जाता है -80 डिग्री सेल्सियस। और 90 डिग्री या ध्रुवीय क्षेत्र में सौरमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है और 8 किलोमीटर पर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सौरमंडल में ऊंचाई में बढ़ने के साथ ही तापमान में कमी आती है और तापमान कम होने की दर हमने जैसा कि देखा 100 मीटर या 1 किलोमीटर पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है और अगर मीटर पे देखें तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। और इसी सामान्य रूप से घटने की तापमान घटने की दर को हम सामान्य ताप पतन दर कहते हैं या सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। सौरमंडल को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले निचली परत है, फिर उसके बाद में ऊपरी परत। निचली परत की मोटाई या ऊंचाई 0 से 3 किलोमीटर होती है। निचली परत में हवाएं क्षैतिज रूप से चलती है, जिसके कारण से हम क्षैतिज रूप से हवा चलने के कारण निचली परत को घर्षण परत के रूप में भी जानते हैं। निचली परत में तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण होता है। ठीक है, अब तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन क्या होता है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सामान्य रूप से क्या होता है कि सौरमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है और घटने की दर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस रहती है। लेकिन किसी विशेष स्थान या परिस्थितियों के कारण ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटने की बजाय बढ़ने लग जाता है, तो हम उसे तापीय प्रतिलोमनता या तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। ये सौरमंडल की निचली परत थी। अब सौरमंडल की ऊपरी परत को देखते हैं। तो सौरमंडल की निचली परत 0 से 3 किलोमीटर और सौरमंडल की ऊपरी परत 3 किलोमीटर से ऊपर वाली प्रभाव होती है। निचली परत में घर्षण परत कहते थे क्योंकि घर्षण का प्रभाव पड़ता था और यहाँ पर घर्षण यानी ऊपरी परत में घर्षण का प्रभाव नहीं रहता है। ऊपरी परत में भूविक्षेपी पवनें चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है भूविक्षेपी पवनों का संबंध किस परत से है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल। तो भूविक्षेपी पवनें या भूव्यापी पवनों का संबंध वायुमंडल के क्षोभ मंडल से होता है। जैसा कि अब हम डिस्कस कर रहे थे,
अपने शोभ मंडल की ऊपरी परत में भूविक्षेपी पवनें चलती है। अब भूविक्षेपी पवनों के बारे में जानते हैं क्या होता है ये। भूविक्षेपी पवनें या भूव्यापी पवनें, ये पवनें ऊपरी वायुमंडल में समदाब रेखाओं के समांतर चलती है। इन पवनों के उत्पन्न होने का कारण दाब प्रवणता बल या कोरोलिसिस बल होता है। ठीक है, या तो दाब प्रवणता बल या कोरोलिसिस बल, ये दोनों मिलकर अपने भूविक्षेपी पवनों को उत्पन्न करते हैं। तो शोभ मंडल के ऊपरी मंडल में ऊपरी परत में दाब प्रवणता बल और कोरोलिसिस बल अगर क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाने पर ये पवनें, भूविक्षेपी पवनें समदाब रेखाओं के क्या चलते हैं, समांतर चलने लग जाती है। इस प्रकार ये भूविक्षेपी या भूव्यापी पवनें कहलाती है। अगला प्रश्न है, पक्षाप बादल, शिरस बादल, नेक्रियस क्लाउड, मुक्त मेघ किस वायुमंडलीय परत से संबंधित है। तो हमें ये बताना है कि पक्षाप बादल, शिरस बादल, नेक्रियस क्लाउड या मुक्त मेघ वायुमंडल की किस परत से संबंधित है। ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल। समताप मंडल में पक्षाप बादल, शिरस बादल, नेक्रियस क्लाउड, मुक्त मेघ बनते हैं या उनसे समताप मंडल से ये संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में तापीय प्रतिलोमनता का कारण क्या है। ठीक है, अगर समताप मंडल में तापीय प्रतिलोमन हो रहा है तो उसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए तापमान की समानता, ऑप्शन बी जलवाष्प की उपस्थिति, ऑप्शन सी ओजोन गैस की उपस्थिति, ऑप्शन डी सभी ऑप्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओजोन गैस की उपस्थिति। तो समताप मंडल में तापीय प्रतिलोमनता का कारण ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। उस रूप में हमने देखा था शोभ मंडल में तापीय प्रतिलोमनता, अगर उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमनता की बात करें तो वो समताप मंडल से संबंधित है। लेकिन पूछना क्या चाहिए ये कि उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमनता का संबंध किस परत से है, तो समताप मंडल से उसका संबंध है, जो ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण तापीय प्रतिलोमनता होती है। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। शोभ सीमा ये क्या होता है, तो ये शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य संक्रमण क्षेत्र है और जिसकी मोटाई 1.5 से 2 किलोमीटर होती है। यानी शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य का भाग जिसकी मोटाई 1.5 से 2 किलोमीटर होती है, जिसे शोभ सीमा के नाम से जानते हैं। यहाँ तापमान कमी आना बंद हो जाती है, इसलिए इसे शीत बिंदु कहा जाता है। यानी शोभ सीमा पर जैसे हमने देखा था सामान्य रूप से ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में कमी आ जाती है, लेकिन शोभ सीमा वाला क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर तापमान में कमी आना बंद हो जाता है, इसलिए हम इसे कोल्ड पॉइंट या शीत बिंदु के नाम से जानते हैं। और शोभ सीमा का नामकरण नेपियर शॉ ने किया था। चलिए अब समताप मंडल के बारे में जानते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई सामान्य रूप से 13 से 50 किलोमीटर के मध्य वाला भाग होता है। तो शोभ मंडल एवं समताप मंडल दोनों का नामकरण टिजरेंस डी बोल्ट ने किया था। ठीक है, तो शोभ मंडल का भी और समताप मंडल दोनों का नामकरण टिजरेंस डी बोल्ट ने किया था। समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और ऊपरी सीमा पर तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जिस प्रकार हमने क्या देखा था, शोभ मंडल में हमने ये देखा था ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होती है, लेकिन समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और ये तापमान वृद्धि होकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये सामान्य दशा की विपरीत है। सामान्य दशा में क्या होता है, सामान्य दशा में ये होता है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है और तापमान कम होने की दर भी हमने देखी थी 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन समताप मंडल में क्या होता है, ये विपरीत होता है। इस कारण से हम समताप मंडल में उच्च वायुमंडलीय ताप प्रतिलोमनता कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण, और प्रमुख कारण क्या होता है, प्रमुख कारण है ओजोन गैस या ओजोन परत की स्थिति। ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण ही उच्च वायुमंडलीय ताप प्रतिलोमनता यानी समताप मंडल में उच्च वायुमंडलीय ताप प्रतिलोमनता घटित होती है। समताप मंडल में मुख्य रूप से पक्षाप बादल, शिरस बादल,
नैक्रियस क्लाउड बनती हैं और जिसे हम मदर ऑफ फियर्स क्लाउड के नाम से जानती है। और इनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण तीव्र संवहन का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का रक्षा कवच किस परत को कहते हैं? ऑप्शन ए सौरमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी ओजोन परत, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओजोन परत। पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अगस्त को, ऑप्शन बी 16 सितंबर को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर को और ऑप्शन डी 16 नवंबर को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 16 सितंबर को। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ओजोन परत, तो ओजोन परत या ओजोन मंडल का विस्तार 15 से 35 किलोमीटर तक होता है और ये 15 से 35 किलोमीटर वाला भाग मुख्य रूप से समताप मंडल में विद्यमान होता है। तो इस रूप में ओजोन परत या ओजोन मंडल मुख्य रूप से समताप मंडल का ही भाग है या उसी में विद्यमान है। ओजोन गैस वायुमंडल में 15 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओजोन गैस की बात करें तो ये वायुमंडल में 15 से 50 किलोमीटर तक विद्यमान रहती है और ओजोन परत या ओजोन मंडल का बात करें तो ये 15 से 35 किलोमीटर तक विद्यमान है। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के अणुओं के कारण होता है, यानी ऑक्सीजन के अणु होते हैं, उनकी अणुओं के टूटने के कारण ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, और ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण यूवी यानी अल्ट्रावेव को अवशोषित करती है और जीवों की रक्षा करती है। इसी कारण हम क्या कहते हैं? इसको पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। और जैसा 16 सितंबर को हम क्या करते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं ओजोन दिवस के रूप में? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, इसी कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होने के कारण ही 16 सितंबर को ही हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन गैस का सूत्र O3 है। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? तो ओजोन गैस का सूत्र O3 के रूप में जानते हैं। और ओजोन परत का मापन हम किस में करते हैं? ओजोन परत का मापन हम डाप्सन इकाई में करते हैं। तो ओजोन परत का मापन डाप्सन इकाई में करते हैं। तो वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में ओजोन गैस का सांद्रण कितना है? तो ओजोन गैस का सांद्रण है 300 डाप्सन यूनिट है। तो ओजोन गैस का सांद्रण वर्तमान में 300 अपने डाप्सन इकाई यूनिट है। चलिए अगला करते हैं। ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक प्रभावित करती है। उसी के परिणाम स्वरूप ओजोन गैस में या उसकी मोटाई में कमी आ रही, जिसे हम ओजोन छिद्र के रूप में जानते हैं। ओजोन का विघटन मुख्य रूप से 2 कारणों से होता है। ठीक है, तो ओजोन का विघटन मुख्य रूप से 2 कारणों से होता है। पहला प्राकृतिक कारण से और दूसरा मानवीय कारण से। प्राकृतिक कारणों में जिसका प्रतिशत 18% है जो प्राकृतिक कारणों से होता है, और मानवीय कारण है जिसमें अपने 82% मानवीय कारणों से कारण ही ओजोन परत का विघटन या उसके कमी आ रही है। ठीक है, अब प्राकृतिक कारणों में क्या हो सकता है? तो प्राकृतिक कारणों में मुख्य रूप से एक तो है सौर कलंक और दूसरा है पराबैंगनी विकिरण के रूप में प्राकृतिक कारण है जिससे ओजोन परत का विघटन हो रहा है। ठीक है, और मानवीय कारण में मुख्य रूप से अपने क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं या हेलोकार्बन के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओजोन परत के विघटन में प्रमुख मानवीय कारक क्या है? ऑप्शन ए सौर कलंक, ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन सी हेलोकार्बन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हेलोकार्बन। तो ओजोन परत के विघटन में प्रमुख मानवीय कारक को देखा जाए तो प्रमुख मानवीय कारक हेलोकार्बन के रूप में माना जाता है। हेलोकार्बन में मुख्य रूप से क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है,
कार्बन है, इन सबको सामूहिक रूप से हेलोकार्बन के रूप में मानते हैं, जो मानवीय कारक है। और मानवीय कारक ओजोन परत के विघटन में 82% योगदान देता है और प्राकृतिक कारणों से 18% ओजोन परत का विघटन होता है। ओजोन गैस में सर्वाधिक कमी किस ऋतु में होती है? तो ओजोन गैस में सर्वाधिक कमी जो है या उसका सर्वाधिक विघटन किस ऋतु में होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शरद ऋतु, ऑप्शन बी बसंत ऋतु, ऑप्शन सी गर्मी ऋतु और ऑप्शन डी सभी ऋतुओं में समान रूप से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में ओजोन गैस में सर्वाधिक कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, निशा दीप्त मेघ या नॉक्सी लुसेंट बादलों का निर्माण किस परत में होता है? ऑप्शन ए शोभमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल और ऑप्शन अपने डी आयन मंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मध्य मंडल। चलिए इससे जुड़े हुए तथ्य देख लेते हैं। स्ट्रेटोपॉज या समताप सीमा, ये समताप सीमा समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है, जिसकी मोटाई 2 से 2.5 किलोमीटर होती है। अब मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटने लगता है, ठीक है, और घटते हुए तापमान -85 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जिस प्रकार शोभमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता था, समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता था और मध्य मंडल में वापस ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है और ये घटकर -85 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तथा वायुदाब भी घटता है और वायुदाब घटकर 1 MB यानी मिलीबार हो जाता है। तो 1 मिलीबार हो जाता है। इस मंडल में गैसों के आयतन और वायुदाब में विपरीत संबंध है और गैसों के घनत्व और वायुदाब में सीधा संबंध होता है। तो मध्य मंडल में गैसों के आयतन और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है और गैसों के घनत्व और वायुदाब में सीधा संबंध होता है। मध्य मंडल वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, क्योंकि सबसे कम अपने तापमान यहाँ रहता है, -85 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल और आयन मंडल या तापमंडल के मध्य सीमा या मेसोपॉज विद्यमान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एप्लिटन परत एवं कैनली हेविसाइड परत का संबंध वायुमंडल के किस मंडल से है? तो ऑप्शन ए शोभमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आयन मंडल। तो आयन मंडल वो मंडल है जिसमें एप्लिटन परत और कैनली हेविसाइड परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय ज्योति एवं सौर ज्वाला का संबंध वायुमंडल के किस मंडल से है? तो ऑप्शन ए शोभमंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आयन मंडल। तो आयन मंडल जिसमें ध्रुवीय ज्योति एवं सौर ज्वाला पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दोनों है। वैसे अरोरा बोरियोलिस का संबंध या अरोरा ऑस्ट्रेलिस का संबंध पृथ्वी के किस भाग से है? तो यहाँ बात कर रहे हैं हम अरोरा बोरियोलिस का। तो अरोरा बोरियोलिस पृथ्वी के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी संपूर्ण पृथ्वी पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव। तो अरोरा बोरियोलिस का संबंध पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से संबंधित होता है और अरोरा ऑस्ट्रेलिस का संबंध पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सर्वाधिक वैज्ञानिक शोध आयन मंडल की किस परत पर हुए हैं? तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डी परत, ऑप्शन बी ई परत, ऑप्शन सी जी परत और ऑप्शन डी एफ परत। इसका आंसर है ऑप्शन डी एफ परत। तो एफ परत जो आयन मंडल में विद्यमान है, तो आयन मंडल की एफ परत पर सर्वाधिक वैज्ञानिक शोध हुए हैं। अब इनसे जुड़े हुए तथ्य देख लेते हैं। तापमंडल वायुमंडल की बाहरी सीमा है जहाँ ऊंचाई के आधार पर तापमान बढ़ता है, ठीक है।
और तापमान बढ़ने पर भी वहाँ पर तापमान महसूस नहीं होता। और इस तापमंडल को या तापमंडल के दो भाग हैं, जिसमें पहला आयन मंडल और दूसरा बहिर्मंडल या आयतन मंडल। जिस रूप में हम सीधे रूप में 5 भागों को बांटते हैं, उसी रूप में ऊपरी 2 भाग जो आयन मंडल और बहिर्मंडल है उसको तापमंडल के अंतर्गत रखा गया। सबसे पहला है आयन मंडल। तो आयन मंडल जिसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक है और यहाँ पर भी वायुदाब में कमी होती है। वायुदाब कम होकर यहाँ पर या घटकर 0.3 MB यानी 0.3 मिलीबार रह जाता है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जो आयन कहलाते हैं, यानी आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिसे हम आयन कहते हैं। आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है और सूर्य से आने वाली सौर ज्वाला चुंबकीय तूफान को अरोरा घटना के रूप में जानते हैं। तो अरोरा घटना क्या है? अरोरा घटना सूर्य से आने वाली सौर ज्वालाएं या चुंबकीय तूफान होती है जिन्हें हम अरोरा कहते हैं। ये अरोरा 2 रूपों में पाया जाता है जो संपूर्ण पृथ्वी पर विद्यमान रहता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर पाए जाने वाला अरोरा बोरेलिस कहलाता है और दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाने वाला अरोरा ऑस्ट्रेलिस पाया जाता है। तो उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में पाए जाते हैं। आयन मंडल में विभिन्न परतें पाई जाती है। तो हम जिस प्रकार परतों का संबंध है तो विभिन्न परतों का संबंध आयन मंडल से है और आयन मंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले है डी परत। डी परत की ऊंचाई 80 से 99 किलोमीटर तक विद्यमान है। अब डी परत को देखते हैं तो डी परत की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 80 से 99 किलोमीटर तक है। डी परत लघु एवं मध्यम आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो डी परत लघु और मध्यम आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को क्या करती है? परावर्तित करती है। और ये तरंगे या डी परत सूर्य के साथ ही समाप्त हो जाती है, यानी सूर्य अस्त होता है, उसी सूर्य अस्त के साथ ही ये भी समाप्त हो जाती है। अगली परत है ई परत। ई परत की ऊंचाई 99 से 150 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसमें ई परत 2 भागों में विभाजित है। ई परत या ई फर्स्ट, दूसरी है ई टू परत। ई फर्स्ट परत जो है 99 से 130 किलोमीटर तक है और ई टू परत है जो 130 से 150 किलोमीटर तक विद्यमान है। ई फर्स्ट परत है जो आयनीकृत नाइट्रोजन से निर्मित होती है और ई टू परत है जो आयनीकृत ऑक्सीजन से निर्मित होती है। अब ई परत के बारे में जब जानते हैं तो ई परत मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तित करती है। तो उससे पहले हमने देखा था डी परतें। तो डी परतें जो लघु एवं मध्यम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और ये सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाती है। उसी रूप में ई परत है। ई परत जो है मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। इसे कैनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। तो ई परत को हम कैनली हेविसाइड परत के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ई परत को क्या कहते हैं? ई परत का दूसरा नाम या इसे कैनली हेविसाइड परत कहते हैं। तो डी परत, ई परत और उसके बाद में है एफ परत। तो एफ परत को भी 2 भागों में बांटा है, F1 और F2 परत। F1 150 से 380 किलोमीटर तक विद्यमान है और F2 परत 380 से लेकर 400 किलोमीटर तक विद्यमान है। एफ परत में उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ठीक है, जहाँ इससे पहले हमने देखा था ई परत में मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, उसी रूप में एफ में अपने उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है और ये एफ परत सूर्य के अस्त होने के बाद भी बनी रहती है और एफ परत को अफ्लिटन या एफ्लिटन परत के रूप में जानते हैं। इसका एक और नाम, एफ परत का नाम अफ्लिटन परत या एफ्लिटन परत भी है। जिस प्रकार ई परत का नाम कैनली हेविसाइड के रूप में भी जानते थे, उसी प्रकार एफ परत का नाम एफ्लिटन या एफ्लिटन परत भी कहते हैं।
उसके बाद में जी परत है। जी परत की ऊंचाई 380 किलोमीटर के ऊपर तक विद्यमान है और जी परत भी सूर्यास्त के बाद भी बनी रहती है और जी परत का निर्माण आयनीकृत नाइट्रोजन से हुआ है। और फिर लास्ट में बहिर्मंडल या आयतन मंडल जो 640 किलोमीटर तक विद्यमान है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय मंडल या वॉन एलन बेल्ट से संबंधित कौन सा मंडल है? ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल और ऑप्शन डी बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बहिर्मंडल। ठीक है, अब आयतन मंडल या बहिर्मंडल को हम चुंबकीय मंडल के रूप में भी जानते हैं, ऐसे चुंबकीय मंडल भी कहते हैं और इस मंडल की खोज वॉन एलन मोदेन ने की थी। अब वायुमंडल की संरचना को हम डायग्राम के रूप में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि रासायनिक संगठन के आधार पर हम वायुमंडल को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो था अपना सममंडल और दूसरा था विषममंडल। ठीक है, अब सममंडल की ऊंचाई कितनी थी? तो सममंडल की ऊंचाई अपने 0 से लेकर 90 किलोमीटर तक का वाला भाग अपने था। कौन सा? सममंडल। तो 0 से 90 किलोमीटर वाला भाग सममंडल और 90 से ऊपर वाला भाग जो था वो अपने किस रूप में माना जाता है? विषममंडल के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो सममंडल 0 से 90 किलोमीटर और विषममंडल अपने 90 से ऊपरी भाग विषममंडल के रूप में जानते हैं। सममंडल में कौन कौन सा भाग था? सममंडल में शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल वाला भाग सममंडल के अंतर्गत आता था। ठीक है, और विषममंडल के अंतर्गत तापमंडल जिसमें बहिर्मंडल और आयन मंडल के रूप में हम जानते हैं। तो विषममंडल को दो भागों जैसे आयन मंडल और बहिर्मंडल के रूप में और सममंडल जिसमें 3 भाग शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आता है। उसी रूप में सममंडल में ओजोन परत भी आ जाएगी। ठीक है, इस रूप में ये रासायनिक संगठन के रूप में देखा और रासायनिक संगठन के बाद में हम इसका विभाजन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम शोभ मंडल को। ठीक है, तो शोभ मंडल जिसकी ऊंचाई देखते हैं तो शोभ मंडल की ऊंचाई अपने औसत रूप से 13 किलोमीटर थी, लेकिन अगर इसकी भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई देखें तो 18 किलोमीटर है, अपने 18 किलोमीटर। और अगर ध्रुवों की तरफ देखें 90 डिग्री पर तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर है। और इसका तापमान हमने कहा था कि शोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है। तापमान कम होकर शोभ मंडल की ऊपरी परत तक तापमान कम होकर कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस रूप में ये तो शोभ मंडल था। अब शोभ मंडल के ऊपर वाला भाग समताप मंडल है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत की ऊंचाई 18 से 35 किलोमीटर के रूप में देखी जाती है। तो ये संपूर्ण ओजोन परत है जिसकी मोटाई 1.5 से 2 किलोमीटर के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपने ओजोन परत है। जो किसका भाग है? ओजोन परत अपने समताप मंडल का ही भाग है। तो समताप मंडल की ऊंचाई देखें तो समताप मंडल की ऊंचाई अपने मुख्य रूप से 50 किलोमीटर तक विद्यमान है, यानी 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल का भाग है। ठीक है, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी नहीं आकर उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। और ये वृद्धि होकर कितनी हो जाती है? ये वृद्धि होकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। ठीक है, तो समताप मंडल में तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और समताप मंडल में पाए जाने वाले बनने वाले बादल पक्षाप बादल या शिरस बादल जिसे हम मदर ऑफ फियर्स क्लाउड के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपरी भाग जिसे हम मध्य मंडल के रूप में जानते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर वाला भाग किस रूप में जानते हैं? ये हमारा मध्य मंडल के रूप में जानते हैं। यहाँ पर वापस तापमान में क्या होती है? कमी होती है। तापमान में कमी होते हुए कितने पहुँच जाती है? तो ये मध्य मंडल के ऊपरी भाग में तापमान कम होते हुए -85 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
ठीक है। तो और मध्य मंडल में बनने वाले बादल निशादीप्त बादल या नॉक्सिकुलेट बादल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। मध्य मंडल के ऊपरी भाग जिसे हम किस रूप में जानते हैं, जिसे हम आयन मंडल के रूप में जानते हैं। ठीक है, यह आयन मंडल हो गया। आयन मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर अपने 400 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। और आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले डी परत, फिर ई परत, E2 परत, F परत, F2 परत और फिर उसके ऊपर G परत। ठीक है, इनको ऊंचाई के आधार पर क्रम किया गया है। ठीक है। और आयन मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ ही तापमान में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि होते होते आयन मंडल की ऊपरी परत में तापमान अपने पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है, अपने 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ही अपने आयन मंडल में ध्रुवीय ज्योति और सौर ज्वाला भी पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम अरोरा के रूप में भी जानते हैं, जिस रूप में उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में मानते हैं। आयन मंडल के ऊपर अपने बहिर्मंडल पाया जाता है और बहिर्मंडल की ऊंचाई 400 किलोमीटर से ऊपर वाला भाग बहिर्मंडल के रूप में जाया जाता है। और बहिर्मंडल में भी तापमान क्या हो जाता है, तापमान बढ़ता रहता है। जिस प्रकार आयन मंडल में बढ़ता है उसी रूप में आगे ये बहिर्मंडल में तापमान बढ़ते रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये वायुमंडल की संरचना और उसके संगठन से जुड़े हुए 2 पार्ट में सारे क्वेश्चंस और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और वायुमंडल की संरचना और संगठन इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे तथ्यों को देखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।